विपिन के हृदय से अचानक एक अंतहीन फाइटिंग स्पिरिट फूट पड़ी। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके अपने जीवन के भीतर मौजूद सबसे मूलभूत शक्ति को महसूस करने लगा। हरी ओस की बूंद की मदद से विपिन ने आधे प्रयास में दोगुना परिणाम हासिल कर लिया था। 10 वर्षों तक उसने अपमान सहा था। लोग उसे बेकार समझकर उसका मजाक उड़ाते रहे थे। अभी अभी वर्मा परिवार ने भी उसे धोखा दिया था और आदित्य ने उसे एक मामूली कीड़े से ज्यादा महत्व नहीं दिया था। ये सारी भावनाएं अब विपिन के भीतर एक जबरदस्त शक्ति में बदल चुकी थी। 10 वर्षों से दबा हुआ उसका दर्द, अपमान और संघर्ष आखिरकार उसकी मूल जीवन शक्ति के विकास का कारण बन गया। अचानक विपिन की चेतना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई हो। वह स्थान बेहद विशाल और पूरी तरह खाली था। वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय चारों ओर फैले अनगिनत तारों के। विपिन ने उस अंतहीन तारों भरे आकाश को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर कोई विशाल शक्ति उमड़ रही हो, मानो उसकी चेतना शून्य को पार करके किसी दूसरी दुनिया को देख रही हो। उसने तारों के विकास को देखा। उसने ब्रह्मांड की शुरुआत को महसूस किया। धीरे धीरे उसकी चेतना और गहराई में उतरती चली गई, जहां उसे लगा कि शायद पूरे अस्तित्व की मूल शक्ति छिपी हुई है। उसके मन में लगातार कुछ रहस्यमयी टोटम चमकने और अपना रूप बदलने लगे। अंतहीन तारों भरे आकाश के बीच उसने देखा कि एक विशाल तारों का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। उस द्वार से चमकदार दिव्य प्रकाश बाहर निकल रहा था। उसकी ऊर्जा विपिन की आंखों में प्रतिबिंबित हुई और फिर उसके शरीर के भीतर प्रवेश करके पूरी तरह समा गई। उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त नलिकाओं में जबरदस्त बदलाव होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर नए सिरे से बन रहा हो। विपिन ने पूरी ताकत से गर्जना की। स्पिरिट का द्वार खुल गया। उसकी आंखों से तेज रोशनी की किरणें निकल पड़ी। विपिन ने महसूस किया कि उसके शरीर की 8 मेरिडियन में ऊर्जा तेजी से और बिना किसी रुकावट के बह रही है। उसके शरीर के भीतर एक द्वार मौजूद था। वह द्वार चमकदार, विशाल और असीम था, एक वास्तविक स्पिरिचुअल गेट। विपिन उत्साह से बोला, मेरा स्पिरिट गेट खुल चुका है। अब समय आ गया है अपनी फाइटिंग स्पिरिट चुनने का। वह विशाल स्पिरिचुअल गेट मानो अनंत था। उसके भीतर अनगिनत आभासी छायाएं तैर रही थीं। वहां कई प्रकार के राक्षस मौजूद थे। बाघ, खूंखार वानर, गैंडा और सफेद सारस। वहीं कई शक्तिशाली हथियारों की छायाएं भी थीं, चाकू, भाला, तलवार और बर्छी। इसके अलावा कुछ ऐसी युद्ध आत्माओं की छायाएं भी मौजूद थीं, जिनमें अलग अलग विशेष क्षमताएं थीं। ये सब देखकर विपिन हैरान रह गया। ये पहली बार था जब विपिन खुद किसी फाइटिंग स्पिरिट को जागृत करने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। यह अनुभव बेहद विशाल और अद्भुत था। उसे पता था कि अपनी चेतना के माध्यम से इन आभासी छायाओं से संपर्क करके वह उनमें मौजूद फाइटिंग स्पिरिट को जागृत कर सकता था। चेतना इन आभासी छायाओं से संपर्क करके उनमें मौजूद फाइटिंग स्पिरिट को जागृत कर सकती थी। विपिन की चेतना के सबसे करीब एक विशाल ग्रिजली भालू की छाया थी। उसके विशाल शरीर के चारों ओर लाल रंग का प्रभामंडल चमक रहा था। विपिन ने मन ही मन सोचा, लाल स्तर की ग्रिजली भालू फाइटिंग स्पिरिट में जबरदस्त शक्ति और मजबूत रक्षा क्षमता है। अगर मैंने इसे जागृत कर लिया तो मैं आसानी से बड़े बड़े पत्थरों को भी चीर सकता हूं। लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक उभरी और उसकी चेतना लगातार आगे बढ़ती गई। फाइटिंग स्पिरिट को कुल 7 स्तरों में बांटा गया था। लाल, नारंगी, पीला, जेड, एमराल्ड ग्रीन, नीला और बैंगनी। लाल स्तर की फाइटिंग स्पिरिट सबसे कमजोर थी और विपिन की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। इसके बाद उसे नारंगी स्तर का शेर दिखाई दिया। यह फाइटिंग स्पिरिट विपिन के हमलों को और अधिक उग्र बना सकती थी और उसकी युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा सकती थी। लेकिन विपिन मन ही मन मुस्कुराया। शेर की फाइटिंग स्पिरिट मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसकी चेतना आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर पीले स्तर की तलवार पर पड़ी। विपिन ने सोचा, पीले स्तर की तलवार, इसमें काफी मजबूत फाइटिंग स्पिरिट है।
वह लंबी पीली तलवार बेहद धारदार थी और उसकी आक्रमण शक्ति भी बहुत अधिक थी। अगर इसे तलवारबाजी की साधना के साथ जोड़ा जाए तो यह बेहद शक्तिशाली साबित हो सकती थी। लेकिन विपिन तलवार चलाने में माहिर नहीं था, इसलिए उसने उसे भी छोड़ दिया। उसकी चेतना लगातार आगे बढ़ती रही। स्पिरिचुअल गेट के भीतर मौजूद शक्ति उसे रोक नहीं पा रही थी। आखिरकार वह जेड स्तर की फाइटिंग स्पिरिट वाले क्षेत्र में पहुंच गया। वहां उसे एक विशाल फीनिक्स की छाया दिखाई दी। फीनिक्स के चारों ओर अनंत अग्नि की लपटें उठ रही थीं। उसके पंख फैलते ही उसकी भव्य आभा चारों ओर फैल गई। विपिन उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जेड ग्रीन फीनिक्स फाइटिंग स्पिरिट। नेहा ने भी इसी स्तर की फाइटिंग स्पिरिट जागृत की थी। जेड ग्रीन फाइटिंग स्पिरिट का चौथा स्तर था। विपिन ने सोचा, अगर मैं भी जेड स्तर की फाइटिंग स्पिरिट जागृत कर लूं तो मैं नेहा के बराबर खड़ा हो सकता हूं। इससे मेरे सामने अनगिनत संभावनाएं खुल जाएंगी। लेकिन विपिन के शरीर को पहले ही हरी ओस की बूंद से पोषण मिल चुका था, इसलिए उसके लिए सिर्फ जेड स्तर की फाइटिंग स्पिरिट काफी नहीं थी। एक असाधारण रूप से शक्तिशाली फाइटिंग स्पिरिट को जागृत करने की उसकी संवेदना बेहद तीव्र हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी चेतना को और आगे बढ़ा दिया। शून्य के भीतर विपिन के चारों ओर मौजूद स्पिरिट की शक्ति अचानक बदल गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर और चेतना को चारों तरफ से दबा रही हो। लेकिन हरी ओस की बूंद से मिली ऊर्जा के कारण विपिन की चेतना और भी मजबूत हो चुकी थी। उसने एक के बाद एक दबाव की परतों को पार किया और आखिरकार एक नए फाइटिंग स्पिरिट क्षेत्र में पहुंच गया। उसके सामने अब विभिन्न एमराल्ड ग्रीन स्तर की फाइटिंग स्पिरिट की आभासी छायाएं दिखाई दे रही थीं। उनकी शक्ति बेहद भयावह थी। उनके सामने पहले के चारों स्तरों की फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल फीकी लग रही थी। विपिन ने मन ही मन सोचा, गॉड ऐप, विशाल हाथी, टॉम हॉक और हार्प, ये सभी एमराल्ड ग्रीन स्तर की फाइटिंग स्पिरिट थीं। हालांकि ये सभी बेहद शक्तिशाली थीं, लेकिन विपिन को इनमें से कोई भी अपने लिए सही नहीं लग रही थी। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी नजर उन सभी छायाओं के बीच मौजूद एक विशेष छाया पर टिकाई। विशाल ड्रैगन की छाया वहां मौजूद थी। उसके विशाल शरीर के चारों ओर ड्रैगन की प्रचंड ऊर्जा लहरें मार रही थी। उसकी आभा में ऐसी दबंग शक्ति थी जिसे देखकर ही भय महसूस होता था। विपिन की नजर ड्रैगन पर टिक गई। अर्जुन ड्रैगन फाइटिंग स्पिरिट। ड्रैगन जाति राक्षसों और दैत्याकार जीवों के बीच सबसे ऊंची और सम्मानित जाति मानी जाती थी, और ड्रैगन फाइटिंग स्पिरिट सभी बीस्ट फाइटिंग स्पिरिट में राजा के समान थी। इसकी सबसे खास क्षमता थी दुनिया में मौजूद विभिन्न शक्तियों को निगल लेना। इसके भीतर असीम शक्ति मौजूद थी। विपिन ने अपने मोती को याद करते हुए सोचा, ये लगातार शक्ति को निगल रहा है, बिल्कुल मेरे मोती की क्षमता जैसी। क्या यही मेरे लिए सही फाइटिंग स्पिरिट हो सकती है? उसकी चेतना धीरे धीरे ड्रैगन की आभासी छाया की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसकी चेतना उस छाया को छूने लगी, विपिन को चारों ओर से ड्रैगन की बेहद शक्तिशाली आभा ने घेर लिया। उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और उस फाइटिंग स्पिरिट से संपर्क स्थापित करने लगा। कुछ ही पल में विपिन पूरी तरह ध्यान की अवस्था में डूब गया। पलक झपकते ही उसकी चेतना ड्रैगन की छाया से जुड़ने लगी और विपिन ने अपनी चेतना को ड्रैगन की चेतना के साथ एकीकृत करना शुरू कर दिया। दोनों शक्तियों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। विपिन ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इतनी शक्तिशाली फाइटिंग स्पिरिट के साथ अपनी दिव्य चेतना को जोड़ना बेहद जोखिम भरा था। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा लगातार खर्च हो रही थी, लेकिन हरी ओस की बूंद से मिली शक्ति उसका साथ दे रही थी और विपिन को अपनी चेतना पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर रही थी। पूरे 2 घंटे बाद अचानक एक तेज रोशनी फूटी। विपिन की चेतना पूरी तरह से ड्रैगन की आभासी छाया के साथ एकीकृत हो चुकी थी। विपिन ने अगली सांस ली। असीम जीवन शक्ति स्पिरिट गेट के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश करने लगी और उसकी मेरिडियन में तेजी से प्रवाहित होने लगी। उसी क्षण विपिन के शरीर से एक चमकदार प्रकाश किरण निकली, जो काल कोठरी की खिड़की को पार करती हुई सीधे आसमान तक पहुंच गई। कई चमकती हुई रोशनियां विपिन के चारों ओर घूमने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर ड्रैगन की प्रचंड आभा जाग रही है।
विपिन के पीछे एक विशाल ड्रैगन की धुंधली छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। यह एक हल्के नीले रंग का विशाल ड्रैगन था। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली और राजसी थी कि उसके सामने बाकी सभी जीव बेहद छोटे और तुच्छ लग रहे थे। शहर के ऊपर ड्रैगन की हल्की नीली छाया धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी रोशनी धरती पर पड़ रही थी और मुंबई की रात का आसमान जगमगा उठा। भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, देखो, लगता है किसी ने हाई लेवल फाइटिंग स्पिरिट जागृत की है। यह तो कोई बेहद शक्तिशाली एमराल्ड ग्रीन स्तर का योद्धा हो सकता है। सभी लोगों ने आसमान की ओर देखा। ड्रैगन की विशाल आभासी छाया देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। एक व्यक्ति ने उस दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह रोशनी वर्मा परिवार की संपत्ति की दिशा से आ रही है। दूसरे व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, वर्मा परिवार? इस बार किसने फाइटिंग स्पिरिट जागृत की है? दूसरे व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, इस बार फाइटिंग स्पिरिट आखिर किसने जागृत की है? टैटू वाले एक व्यक्ति ने अचानक कहा, क्या ये लिंडा है? क्या उसने दूसरी फाइटिंग स्पिरिट जागृत कर ली है? भीड़ में मौजूद एक महिला ने अनुमान लगाया, शायद उसकी बहन सोफिया ने जागृत की हो। किसी ने उत्साह से कहा, अगर ऐसा है तो फिशर परिवार की प्रसिद्धि और भी बढ़ जाएगी। लेकिन किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि इतनी शक्तिशाली ड्रैगन बैटल स्पिरिट को जागृत करने वाला व्यक्ति विपिन हो सकता है। वही विपिन जिसे लोग अब तक बेकार और निकम्मा समझकर उसका मजाक उड़ाते आए थे। ब्लू रिज पर्वत। एशविल के उत्तर में ब्लू रिज पर्वतों की एक ऊंची चोटी पर एड्रियन दूर आसमान की ओर देख रहा था। उसकी तेज नजरें आसमान में दिखाई दे रही ड्रैगन गॉड की विशाल छाया पर टिकी थी। एड्रियन ने गंभीर आवाज में कहा, यह असाधारण दृश्य लिंडा द्वारा फीनिक्स बैटल स्पिरिट जागृत करने के समय दिखाई दिए दृश्य से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक उठी। शायद आखिरकार वह व्यक्ति सामने आ गया है जिसकी मैं इतने समय से तलाश कर रहा हूं। इतना कहते ही एड्रियन की आकृति चमकी और वह रात के आसमान में गायब हो गया। फिशर परिवार की कालकोठरी। उधर फिशर परिवार की कालकोठरी में अचानक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। ड्रैगन की भयंकर आभा गर्जना करती हुई विपिन की कोठरी के द्वार को तोड़कर बाहर निकल गई। दो पहरेदार दौड़ते हुए विपिन की कोठरी की ओर आए, लेकिन ड्रैगन की प्रचंड शक्ति की लहर ने उन्हें पीछे उछाल दिया। विपिन ने जमीन पर पड़े दोनों पहरेदारों को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ काल कोठरी से बाहर निकल गया। उसने मन ही मन सोचा, मेरी शारीरिक साधना सीधे 5 स्तर आगे बढ़ गई है और मैंने एमरल्ड ग्रीन स्तर की ड्रैगन फाइटिंग स्पिरिट भी जागृत कर ली है। अब मैं पहले की तुलना में न जाने कितनी गुना ज्यादा शक्तिशाली हूं। उसके होठों पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। काल कोठरी से बाहर निकलकर विपिन ने अंधेरे का फायदा उठाया और फिशर परिवार की संपत्ति के भीतर आगे बढ़ने लगा। अचानक वह फिशर परिवार के हथियारागार के पास पहुंच गया। एक दीवार के पीछे छिपकर विपिन ने खुद से कहा, मेरे पिता जिन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में करते थे वे यहीं रखे गए हैं। मुझे उन्हें वापस ले लेना चाहिए। विपिन के पिता सेना में एक बेहद प्रतिष्ठित और कुशल जनरल थे, लेकिन विपिन को अब तक यह पता नहीं था कि आखिर वॉटसन परिवार का पतन क्यों हुआ था, जिसके बाद उसे फिशर परिवार ने गोद ले लिया था। जब फिशर परिवार विपिन को अपने साथ लेकर आया था, तब उसके परिवार के पास बची हुई कुछ चीजें भी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली थीं। उनमें उसके पिता के हथियार भी शामिल थे। विपिन ने देखा कि हथियारागार के बाहर तैनात दोनों पहरेदार सो चुके थे। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। वह फिशर परिवार की लापरवाह सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए बेहद धीमे कदमों से उनके पास से निकल गया और किसी परछाई की तरह हथियारागार के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर हजारों तरह के हथियार मौजूद थे, चाकू, भाले, तलवारें, बर्छियां और न जाने कितने अन्य युद्ध हथियार। छन छन हथियारों के आपस में टकराने जैसी आवाजें हथियारागार के भीतर गूंजने लगीं।
अंदर से आती आवाजों का पीछा करते हुए विपिन एक और दरवाजे से होकर आगे बढ़ा। दरवाजे वेन के भीतर झांकने पर उसने देखा कि एक विशाल अभ्यास कक्ष के बीचों बीच कोई व्यक्ति युद्धाभ्यास कर रहा था। वह माइकल था, लिंडा का चचेरा भाई, जिसने एक दिन पहले ही वेदी पर विपिन का अपमान किया था। माइकल के एक हाथ में एक बड़ी तलवार थी। उसके हर वार के साथ ऊर्जा की लहरें फूट रही थी। उसके आसपास कई तरह के हथियार रखे हुए थे। उन्हीं के बीच एक लंबा भाला विपिन की नजरों में आ गया, जिसके चारों ओर चांदी जैसी चमक थी। विपिन की आंखें अचानक फैल गईं। चांदी का भाला? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही हथियार था जिसका इस्तेमाल उसके पिता युद्ध के मैदान में किया करते थे। उस भाले को देखते ही विपिन को ऐसा लगा जैसे वह अपने पिता को अपने सामने देख रहा हो। तभी माइकल ने दरवाजे की ओर देखा और चिल्लाया, तुम! माइकल ने अपना अभ्यास रोक दिया। उसने आंखें सिकोड़कर विपिन को देखा और ताना मारते हुए बोला, तुम्हें तो काल कोठरी में बंद होना चाहिए था। यहां क्या कर रहे हो? क्या अपनी मौत के लिए खुद चलकर आए हो? विपिन शांत रहा। उसने कहा, मैं बस अपनी चीजें लेने आया हूं और फिर यहां से चला जाऊंगा। हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। विपिन गुस्से में नहीं था। उसके लिए समय बेहद महत्वपूर्ण था और वह माइकल जैसे व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। माइकल ने व्यंग से हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हो? मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। माइकल बेहद घमंडी था। उसकी नजरों में विपिन अब भी ऐसा शिकार था जिसे वह जब चाहे अपने नियंत्रण में ले सकता था। लेकिन विपिन की आंखों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। विपिन ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, मुझे खत्म कर सकते हो? उसकी आंखों में माइकल जैसे मूर्ख के लिए सिर्फ तिरस्कार था। विपिन अब वह इंसान नहीं रहा था जिसे माइकल पहले जानता था। अब वह दोबारा किसी को उसे दबाने या अपमानित करने की इजाजत देने वाला नहीं था। एपिसोड 4 अपहरण। जेम्स ने चांदी के भाले की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस भाले के बारे में कुछ कहते हुए सुना था। वह आगे बढ़ा और व्यंग से बोला, तुम कह रहे थे कि यह तुम्हारे पिता का था। वॉटसन परिवार सच में कितना बेकार था। लेकिन लगता है तुम्हारे लिए कबार भी पारिवारिक विरासत के बराबर है। जेम्स ने सीधे विपिन की ओर देखते हुए उसका मजाक उड़ाया। इतना कहकर जेम्स ने दीवार से ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने जानबूझकर अपना पैर उस भाले के ऊपर रख दिया और विपिन को उकसाने लगा। विपिन की नजरें उसी चांदी के भाले पर टिक गईं। जेम्स ने तिरस्कार से कहा, हथियार सिर्फ कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं। लगता है तुम और यह भाला एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। जेम्स के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। छनांग! उसने पैर से भाले को ठोकर मारकर विपिन की ओर धकेल दिया। विपिन ने जेम्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब ऐसी ठंडक थी जैसे कोई बेहद खतरनाक शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। जेम्स ने सिर्फ विपिन को बेकार के उसका अपमान नहीं किया था, बल्कि उसके पिता के ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर पर पैर रखकर उसने विपिन के पिता और पूरे वॉटसन परिवार का अपमान किया था। विपिन के लिए वह भाला किसी साधारण हथियार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके पिता ने उसी हथियार का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया था। विपिन धीरे से नीचे झुका और चमकते हुए चांदी के भाले को उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां भाले को छुईं, उसके शरीर से हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, मानो वह हथियार अपने पुराने स्वामी के परिवार के सदस्य को पहचान रहा हो। विपिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाज में कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? जेम्स ने उसकी बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, तुम सच में मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? फिर उसने तिरस्कार से कहा, तुम बेहद दयनीय हो। जेम्स को पूरा विश्वास था कि विपिन हमेशा की तरह इस अपमान को चुपचाप सह लेगा। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। विपिन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जेम्स के लगातार उकसाने के बीच अचानक विपिन का शरीर हल्का सा हिला। उसके शरीर से 5 स्तर की शारीरिक साधना की शक्ति तेजी से बाहर निकलने लगी।
जेम्स ने तुरंत विपिन के शरीर में आए बदलाव को महसूस किया। कल तक जो लड़का एक कमजोर और बेकाफ व्यक्ति दिखाई देता था, आज उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। अब विपिन के भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जिसकी जेम्स ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जेम्स ये देखकर हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी व्यक्ति का शरीर इतनी तेजी से बदल सकता है, और खासकर विपिन का। अब विपिन शारीरिक साधना के लगभग हर पहलू में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसकी नई गति के सामने जेम्स टिक ही नहीं पा रहा था। विपिन ने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो। इतना कहते हुए उसने भाले की नोक जेम्स के बाएं पैर के पास कर दी। आह! जेम्स डरकर पीछे उछल गया। उसने गुस्से और अपमान से विपिन को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की, तुम निकम्मे? विपिन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, चोट पहुंचाई? वो धीरे धीरे जेम्स की ओर बढ़ने लगा, जबकि जेम्स लगातार पीछे हटता जा रहा था। जेम्स का चेहरा डर से फीका पड़ गया। उसने धमकी देते हुए कहा, तुम क्या करने वाले हो? मैं जॉनसन परिवार का युवा मास्टर हूं। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मेरा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। विपिन की ठंडी आंखों को देखकर जेम्स के भीतर डर और बढ़ गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि विपिन के भीतर इतनी ताकत छिपी हुई है। अब उसे अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा होने लगा था। कल तक वह विपिन को अपमानित कर रहा था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जेम्स ने अपनी ताकत के बजाय अब अपने परिवार के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया। विपिन की नजरें और भी ठंडी हो गईं। उसने कहा, तुमने मेरे पिता के हथियार का अपमान किया है, इसकी कीमत चुकानी होगी। जेम्स ने बचाव के लिए अपना चाकू उठा लिया, लेकिन विपिन की गति उसकी कल्पना से भी तेज थी। अगले ही पल विपिन ने अपने ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर से तेज वार किया। जेम्स संभल भी नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। विपिन ने कुछ पल उसे देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली। जिस हथियार का जेम्स ने अपमान किया था, अब वही हथियार उसके सामने उसकी असली ताकत का प्रमाण बन चुका था। इसके बाद विपिन की नजर उस शेल्फ पर गई जहां पहले ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर रखा हुआ था। विपिन को याद था कि उसके पिता द्वारा इस्तेमाल किए गए इस भाले से जुड़ी एक गुप्त युद्ध कला की पुस्तक हथियारागार में कहीं छिपी हुई थी। वह तुरंत शेल्फ को ध्यान से तलाशने लगा। कुछ देर बाद उसे एक गुप्त खांचा दिखाई दिया। विपिन ने छिपे हुए लॉक को सावधानी से खोला। अंदर से एक पुरानी और साधारण सी पुस्तिका दिखाई दी। विपिन की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, यही मेरे पिता की भाला साधना की गुप्त तकनीक है। विपिन ने पुस्तिका उठाई, उसे अपनी जेब में रखा और हथियारागार से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने चारों ओर देखा। रात अभी गहरी थी, लेकिन विपिन जानता था कि अब फिशर परिवार की संपत्ति में एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं था। वह तेजी से अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ गया। उसे पता नहीं था कि उसी समय दूर किसी ऊंची इमारत की छत से एक रहस्यमयी व्यक्ति उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। विपिन के कदम अचानक रुक गए। उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए फिशर परिवार की संपत्ति के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। तभी पीछे से एक नरम लेकिन जानी पहचानी आवाज आई, दुष्ट, तुम कालकोठरी से कैसे भाग निकले? विपिन आवाज सुनकर पीछे मुड़ा। कुछ दूरी पर लगभग 14-15 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो रॉबर्ट फिशर की दूसरी बेटी सोफिया थी। सोफिया बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी। फिशर परिवार ने उसे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया था, जिसके कारण उसका स्वभाव बेहद जिद्दी और दबंग हो गया था। विपिन की नजर में सोफिया की कभी अच्छी छवि नहीं रही थी। विपिन ने व्यंग करते हुए कहा, तुम्हारे विश्वासघाती परिवार ने मुझे मारने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करने वाला। वैसे भी तुम्हारे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि शर्म आती है। सोफिया का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने घमंड से कहा, मेरी बहन से लगभग शादी करने वाला तुम्हारे जैसा निकम्मा मेरे परिवार का अपमान करने की हिम्मत कर रहा है।
बदकिस्मती से आज तुम्हारा सामना मुझसे हो गया। उसी समय विपिन ने देखा कि उनकी ओर दर्जनों लोग तेजी से आ रहे थे। उनमें रॉबर्ट फिशर, फिशर परिवार का मुखिया भी शामिल था। विपिन ने बिना एक पल गंवाए फैसला कर लिया। सोफिया को उसकी हरकत का अंदाजा होने से पहले ही विपिन ने उसे पकड़ लिया और अपने भाले की नोक उसकी गर्दन के पास रख दी। सोफिया का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। विपिन ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, हिलो मत। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब सोफिया को समझ आ चुका था कि विपिन पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। उसकी गर्दन के पास मौजूद भाले की नोक और विपिन की ठंडी नजरों ने उसकी सांसें तक रोक दी, इसलिए उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। रॉबर्ट गुस्से से गरजा, उसे छोड़ दो। अगर उसके सिर का एक बाल भी तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दूंगा। विपिन ने बिना डरे जवाब दिया, बकवास बंद करो। इस समय फैसला मैं कर रहा हूं और वही होगा जो मैं कहूंगा। तुम्हारे परिवार ने मुझे मारने की कोशिश की है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। विपिन की आवाज में बिल्कुल डर नहीं था। इसके बाद उसकी नजर लिंडा पर पड़ी। लिंडा को देखते ही उसकी आंखों में वही पुरानी नरमी दिखाई दी। विपिन ने उससे पूछा, लिंडा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा परिवार मुझे मारना चाहता है और तुम्हारी शादी हैरिस परिवार में करने की योजना बना रहा है? विपिन को देखते हुए लिंडा की खूबसूरत आंखों में उलझन दिखाई दी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह अचानक गुस्से में बोल उठी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने फीनिक्स फाइटिंग स्पिरिट जागृत कर ली है। अब मेरे पास अपने फैसले खुद लेने की शक्ति है। ने विपिन के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके रवैये से विपिन को उसका जवाब समझ आ गया। नेहा आगे बोली, शर्मा परिवार बहुत शक्तिशाली है और रोहित भविष्य में अपने परिवार का मुखिया बनेगा। उसने अपनी 15वीं वर्षगांठ पर स्पिरिचुअल गेट खोला था। 17 साल की उम्र में उसने दूसरी फाइटिंग स्पिरिट को भी पूरी तरह जागृत कर लिया था। 19 साल की उम्र तक उसकी साधना 6 उन्नत स्तरों को पार कर चुकी थी। इसी वजह से वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। रोहित का नाम लेते ही नेहा के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देने लगा। उसकी आवाज दृढ़ थी, मैं तुम्हारी तुलना उससे कैसे करूं, ये भी नहीं जानती। इस समय तुम मुझे वो कुछ भी नहीं दे सकते जो शर्मा परिवार दे सकता है। नेहा ने विपिन की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में अब बचपन के उस रिश्ते की जरा भी गर्माहट नहीं थी। विपिन, तुम और मैं एक ही स्तर पर रहने के लिए नहीं बने हैं। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। विपिन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से कहा, तो तुम्हें सब कुछ पता था? अमित ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, नेहा, इस निकम्मे से बहस करने में अपना समय बर्बाद मत करो, इसे पकड़ लो। विपिन ने तुरंत भाले की नोक पूजा की गर्दन के पास करते हुए चेतावनी दी, एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसकी आंखें अब बेहद तेज और ठंडी थीं। नेहा से जो थोड़ी सी उम्मीद उसके दिल में बची थी, वो भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। चांदी के भाले की नोक पूजा की त्वचा से छू रही थी। भाले की ठंडी नोक महसूस होते ही पूजा की आंखों में डर भर गया। वो घबराकर चिल्लाई, पिताजी, बहन, मेरी मदद करो। अमित ने विपिन से पूछा, तुम चाहते क्या हो? विपिन ने गुस्से से जवाब दिया, अब शर्तें मैं तय करूंगा। मैं यहां से चला जाऊंगा। अगर तुम में से किसी ने भी मेरा पीछा करने की कोशिश की तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। इतना कहकर विपिन ने एक बार फिर नेहा की ओर देखा। उसकी आवाज में दर्द और दृढ़ता दोनों थीं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। विपिन गुप्ता ने तुम्हारे लिए अपनी जीवन शक्ति तक दे दी। तुम्हारी स्पिरिचुअल गेट खुली और तुमने फाइटिंग स्पिरिट जागृत कर ली। वो कुछ पल रुका, फिर उसकी आवाज और कठोर हो गई, और बदले में मुझे तुम्हारे परिवार से मौत की धमकी मिली। विपिन ने नेहा को अंतिम बार देखते हुए कहा, आज से मेरे लिए तुम मर चुकी हो। हमारे सारे रिश्ते यहीं खत्म होते हैं। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। अगर तुमने दोबारा मुझे अपना दुश्मन बनाया तो मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगा।
विपिन की आवाज गरजती हुई पूरे परिसर में गूंज उठी। भीड़ के कानों में उसकी आवाज जैसे बिजली की तरह गूंजी। सभी लोग उस युवा व्यक्ति के दृढ़ निश्चय को महसूस कर सकते थे। ये वही विपिन था जिसे कुछ समय पहले तक हर कोई कमजोर और बेकार समझता था, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जाग चुका था जिसे कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। विपिन के शब्द केवल नेहा के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे वर्मा परिवार के लिए एक चेतावनी थे। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय था जो उसकी आत्मा और हड्डियों तक से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वर्मा परिवार के शक्तिशाली लोगों का गुस्सा भड़क उठा। एक ऐसे अनाथ ने, जिसे वे अब तक बेकार समझते थे, पूरे परिवार को धमकाने की हिम्मत की थी। नेहा ने ठंडी नजरों से विपिन को देखा। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं और खूबसूरत आंखों में ठंडी चमक थी। वह विपिन को मरते हुए देखना चाहती थी, लेकिन इस समय विपिन ने उसके सामने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी थी जिससे वो खुद भी बाहर निकल सकती थी। नेहा ने आदेश दिया, उसे जाने दो। उसके आदेश को सुनकर वर्मा परिवार के शक्तिशाली लोग अभी भी विपिन से भिड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नेहा की बात मान ली। इस तरह विपिन धीरे धीरे वर्मा परिवार के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद विपिन पूजा को लेकर राजपुर के उत्तर में स्थित ब्लू रिज पर्वतों की एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंच चुका था। चारों ओर वीरान पहाड़ियां और सन्नाटा था। पूजा ने अधीर होकर पूछा, तुम मुझे आखिर कहां ले जा रहे हो, बदतमीज? विपिन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम बहुत बोलती हो। पूजा ने तुरंत उसे ताना मारना शुरू कर दिया। यह मत समझना कि मेरा अपहरण करके और मेरे परिवार से भागकर तुम बहुत शक्तिशाली बन गए हो। उसके चेहरे पर अभी भी घमंड था। तुम कुछ भी नहीं हो और हमेशा कुछ नहीं ही रहोगे। पूजा ने आगे कहा, तुम मेरी बहन की बराबरी कभी नहीं कर सकते। तुम और मेरी बहन कभी एक दूसरे के योग्य नहीं थे। उसकी आवाज में नेहा के प्रति गर्व साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने रोहित का नाम लेते हुए कहा, रोहित उसके लिए बिल्कुल सही है। वह किसी राजकुमार जैसा है, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और एक शानदार योद्धा। पूजा ने विपिन को तिरस्कार से देखा। और तुम न तो कुछ हो और न ही कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति।